अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में सजीव की, कि वे जीव जिनके अंदर जीवित कोशिका पाई जाती है क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। फिर सजीव के साथ साथ एक वर्ड भी बताया था मैंने कि इनके अंदर क्या होता है? कोशिकीय संगठन होता है। क्या होता है? कोशिकीय संगठन होता है। और इस कोशिकीय संगठन से क्या बनता है? अपन ने बताया था पिछली क्लास में, क्या बनता है? युग्मनज। इस युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और इस युग्मनज के बारे में क्वेश्चन लिखाया था कि मानव शरीर की प्रथम कोशिका होती है। क्या होती है? मानव शरीर की प्रथम कोशिका। तो अपन कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शरीर होता है, गेट बंद कर दो, मनुष्य का जो शरीर होता है उसके बनने की शुरुआत कहां से होती है? युग्मनज से होती है। कहां से होती है? युग्मनज से। और युग्मनज है क्या? दो कोशिकाओं का क्या है? संगठन है। क्या है भाई? दो कोशिकाओं का संगठन है। इसके बारे में क्या क्या लिखा था अपन ने युग्मनज के बारे में? मानव शरीर की कैसी कोशिका है? मानव शरीर की प्रथम कोशिका है। युग्मनज क्या होता है? मानव शरीर की प्रथम कोशिका होती है। फिर युग्मनज के बाद में क्या बना था? इसके बाद में बना था भ्रूण, एम्ब्रियो। इसके बाद में क्या बना था? उत्तक बने थे। उत्तक के बाद में क्या बना था? अंग बना था। और अंग के बाद में अंग तंत्र बना था ना। और अंग तंत्र के बाद में क्या बना था? मानव शरीर बना था। तो यहां तक अपन ने पिछली क्लास में क्या कर दिया था? देख लिया था ना। तो ये सजीव के बारे में पढ़ लिया था। हाँ महिपाल, लिया डोज? अरे अरे कौन सी लेके आया? 10 वाली, 5 वाली या फिर 20 वाली? कौन सी? देख लो, आजकल महिपाल क्लासिक पे पहुंच गया। कल तक जो जो मतलब बीड़ी के डूंड को पीता था वो आज क्लासिक में पहुंच गया है। चलो तरक्की करे तो महिपाल की जैसी। वही तो कह रहा हूं, तरक्की भगवान। अब यार उसका भ्रम रहने दो, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? कोई क्वेश्चन पढ़े थे अपन ने, 2 क्वेश्चन, कि मानव शरीर की, कुछ पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? कोशिका सभी जीवों का क्या होता है? आधार होता है या भौतिक आधार होता है। किसने कहा था ये वाक्य? रोबर्ट हुक ने कहा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिखा था कि मानव शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है? इकाई होती है। एक अपन ने पढ़ा क्रियात्मक। क्या मतलब होता है क्रियात्मक का? एक होता है संरचनात्मक। लिख तो तुम बड़े उससे लेते हो, चाव से। अब मेरे को ये बताओ कि कल मैंने लाइन भी लिखा दी, मेरे को ये बताओ क्रियात्मक का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक का मतलब है क्या होता है? लिखा था ना आपने? किसी ने पूछा कि क्रियात्मक क्या होता है? पूछा किसी ने? किसी ने पूछा क्या तुमने? खैर पूछने से क्या काम है अपन को ना, लिखा दिया जो सब सही है। क्या कह रहा है? अरे मैं पढ़ा तो सही हूं, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, तुमने मेरे से पूछा कि क्रियात्मक का मतलब क्या होता है। या तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम न्यूटन की औलाद हो, है ना, वंशज हो सकते हो, ठीक है, या तुम्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं है? फिर मैं कुछ कह दूंगा।
अरे भरोसा देखना है तो किसी दूसरी जगह पे देखना। हम्म? क्रियात्मक का मतलब होता है जो हमारे मानव शरीर की जो क्रियाएं करते हैं अपन, जैसे हमारे हाथ पैर वगैरह चलते हैं, तुम लिखते हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, है? ये सारी क्या आती है? क्रियाएं आती है। मतलब जो आप कोई भी कार्य होगा उस कार्य को क्या करते हो आप? उसको करना क्या कहलाता है? क्रियात्मक आता है। संरचनात्मक आता है बॉडी की स्ट्रक्चर। क्या आता है? बॉडी की स्ट्रक्चर। तो मेरे को यह बताओ कि बॉडी की स्ट्रक्चर तो बन गई है, स्ट्रक्चर तो बन चुकी है बॉडी की, लेकिन यदि उसमें क्रियात्मक नहीं होगा तो क्या कहलाएगी वो? अरे लाश कहलाएगी और क्या कहलाएगी? लाश, लाश के पास संरचनात्मक है, उसकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर है कि नहीं है, लेकिन काम करती है कि बॉडी? फिर तो क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों जब सम्मिलित रूप से होंगे तभी क्या कहलाएगी? हमारे भौतिक आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भौतिक आधार। ठीक है। वो कहते एक वो आता है ना कहावत की, जरूरी थोड़ी है कि जो जिंदा लेता है जो जिंदा ही, वो क्या सांस लेता है जो जिंदा ही हो, तो वो वाला सिस्टम है ना। तो क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया? क्रिया करना, आप कोई भी काम कर रहे हो। और संरचनात्मक का मतलब क्या हो गया? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर। जब दोनों हमारी सही होंगी तभी हमारे क्या होगा? कार्य होगा, वरना कार्य नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में क्या चल रहा था फिर? जीव द्रव्य हो गया था, हो गया था ना? कौन बताएगा जीव द्रव्य? हाँ सुमेर, सुमेर से पूछ रहा हूं यार तू। जीव द्रव्य इसके बारे में पढ़ा था कुछ अपन ने कल? कुछ याद है? जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर कुछ ठोस पदार्थ पाया जाता है और कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। अब इसमें अपन ने बात की थी कि कोशिका के अंदर ठोस पदार्थ के अंदर क्या क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, और जीन पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? लाइसो, और क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, और क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी ये किस में आते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ठोस अवस्था में आरएनए होता है, डीएनए होता है, जीन होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इनको बोलते हैं सभी को सम्मिलित रूप से कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंग। क्या मतलब होता है? कोशिका के अंग। आपसे पूछे कि कोशिका के अंगों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिकांग। और कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं? आरएनए, डीएनए, जीन, राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या कहलाते हैं? हमारे कोशिका के अंग कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने जो द्रव अवस्था या तरल अवस्था में पढ़ा था, क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसे एक वर्ड बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म वर्ड आ जाए या आ जाए कोशिका द्रव्य नाम आ जाए। ठीक है। तो कोशिका के अंदर हमारा जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर ठोस अवस्था में ये हमारे अंग पाए जाते हैं कोशिका के, जिनको क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कौन कौन से? आरएनए, डीएनए, जीन, राइबोसोम, लाइसोसोम और गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया। और जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किसके बीच में पाया जाता है? कल चित्र बनाया था, याद करो। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। तो साइटोप्लाज्म किसके बीच में पाया जाता है? केंद्रक और
कोशिका झिल्ली के बीच में, इसके बीच में पाया जाता। अभी एक बताओ, यहां तक किसी को कोई परेशानी थी? नहीं है? पूछ लो क्वेश्चन। इसके बाद में लिखो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचयन। उपापचयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब वे क्रियाएं जो किसी कोशिका के क्या होती हैं, अंदर होती है, उसे क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती है ना, कोशिका के बाहर नहीं। अब तुम बाहर कोई भी क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया को सम्मिलित नहीं करना है, तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रही है और जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, केवल तुम्हें महसूस होता है कुछ महसूस तुम्हें। हाँ? कुछ कुछ होता है। मेरे पास आया कर मकान पे, तेरे को बहुत कुछ करवा दूंगा। मेरे पास बैठा कर, ठीक है? ये तेरे को सांसारिक मोहमाया का ज्ञान दूंगा तेरे को, ठीक है? क्योंकि तेरे, देख मैं क्या कह रहा हूं, कि व्यक्ति है ना, संतुलन में रहता है ना तो सही है। कुछ कुछ होता है और बहुत कुछ होता है तो वो मामला डिस्टर्ब है। तो व्यक्ति को हमेशा कैसा रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। कुछ कुछ में तो फिर कुछ कुछ ही होता है। क्या हो गया तेरे को और किसको? वे क्रियाएं जो किसके अंदर होती है, हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है। वे क्रियाएं जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है। वे क्रियाएं जो हमारी किसके अंदर होती है, कोशिकाओं के अंदर होती है, इन्हें बोलते हैं जैविक क्रियाएं। क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं जो हमारी कोशिका के अंदर होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है? जब आप कोई भी खाना वगैरह खाते हो, ठीक है, क्या खाते हो, खाना, तो कभी गुलाब जामुन वगैरह खाया है? नहीं खाए? तो बंद कर दे। हम्म? ऐसे बोलना मत करो ना। इसमें दो क्रियाएं होती है, एक तो होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन।
एक होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। तो अपचयन के अंदर क्या होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो बड़े मॉलिक्यूल्स के अंदर खा रहे हो। किसी ने लड्डू वगैरह देखा, जैसे पतासी का ऑप्शन ले, लड़की का मुंह छोटा भी है तो पूरी पतासी को, ठीक है, मुंह चौड़ा कर लेगी उस टाइम, पूरी पतासी को रखती है नहीं रखती? रखती है ना। तो यहाँ पे ये पतासी है, तो इस पतासी का फिर बाद में क्या करती है वो, मुंह के अंदर लेने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती नहीं तोड़ती? दांतों पे जोर लगाएगी नहीं, ताड़वे से जोर लगाएगी, पतासी अंदर डालने के बाद में मुंह को बंद करेगी। ठीक है, बंद करने के बाद में पतासी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यह क्रिया कहलाती है अपचयन। क्या कहलाती है? अपचयन। कि यहां पे ये क्या था, बड़ा कह सकते हैं, जटिल कह सकते हैं, बड़े से क्या हो जाएगा, छोटे, और जटिल से क्या हो जाएगा, सरल। तो अपचयन के अंदर क्या होते हैं कि हमने जो बड़ा मॉलिक्यूल्स लिया है, बड़े कण लिए हैं, उन कण का क्या होगा, छोटे रूप में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। फिर ये कण क्या करते हैं, उपचयन के अंदर क्या करते हैं, जब हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या कर देते हैं, एक बड़ा अणु बना देते हैं। क्या कर देते हैं, बड़ा अणु बना देते हैं। जैसे ये आपने कुछ खाया तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं एमिनो अम्ल। क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल। तो 20 एमिनो अम्ल मिलकर क्या, 20 एमिनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का। जब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कण मिलकर एक नया या बड़े किसी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देता है, उस क्रिया को बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। और जब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सॉरी बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, उससे कैसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, छोटे। इस क्रिया को बोलते हैं अपचयन। और अपचयन और उपचयन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं उपापचयन। क्या बोलते हैं, उपापचयन। आया समझ में, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसी को समस्या तो लिख लो, तो फिर उतार लो। हाँ, उपाप चयन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अपचयन भी होता है और क्या होता है, उपचयन भी होता है, और दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, उपाप चयन। हाँ हाँ, भोजन का ही है ना, जो आप भोजन खाते हो। यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक और लिख देना कि प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, एमिनो अम्ल। क्या होती है भाई, एमिनो अम्ल। और एक प्रोटीन को बनने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, 20 एमिनो अम्लों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या, उतार लो फिर लिखा देंगे ना। देखो लिखना है, पहले लिखो बाद में लिखो, याद करना है बस। पहले आपको अपचयन नहीं समझाता, उपचयन नहीं समझाता, फिर वो पूछते परिभाषा से पहले ये क्या होता है।
अपचयन व उपचयन को सम्मिलित रूप से उपापचयन कहते हैं। फिर तीसरा क्या था? अगला अगला क्या था? पोषण। एक क्वेश्चन आता है कि आप बर्गर खाते हो, पतासी खाते हो, पिज्जा खाते हो, इससे आपको कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? खाना सब कुछ है, नाम सबको पता है। अरे कभी कुछ लाओ तो उसके पैकेट के ऊपर फट भी लिया करो। क्या? जैविक क्रियाएं। जैव का मतलब क्या होता है? सजीव। सजीव के अंदर होने वाली क्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं। ठीक है, चले आगे। बता दूं क्या? हो गया सबका? फिर आता है अपने पोषण। क्या आता है? पोषण। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशियंस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियंस। न्यूट्रिशियंस में क्या होता है कि पोषण क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। तो वे पदार्थ जिनको लेने से हमारे शरीर के अंदर किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, है ना। तो पोषण क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया होती है ना। तो जिसमें कोई भी सजीव के शरीर में क्या होती है? ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा बनती है तो अपन क्या लेते हैं? पोषक तत्व लेते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जिससे सजीवों के शरीर में जिससे सजीवों के शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? और ऐसे पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। तो आप खाना खाते हो तो वो तो एक प्रक्रिया है। उसके बाद में जो खाया है ना, उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? एनर्जी। और उस एनर्जी से क्या रहोगे? आप जीवित रहोगे। ठीक है। और जो खाना में जो खा रहे हो तो उसके अंदर कुछ तो तत्व खा रहे होंगे, उन तत्वों को बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। और ऊर्जा शरीर के अंदर बनाते हैं, बाहर बनाते हैं? मानव शरीर के अंदर बनाते हैं ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे आपको शर्करा चाहिए, शर्करा, शर्करा नहीं जाना था? चीनी। हाँ, अरे तो विज्ञान की भाषा में क्या आएगा? चीनी। भाई आपको चीनी की प्राप्ति चाहिए, ठीक है। अरे आगे हो रहेगा ना। अब ये बताओ कि जो चीनी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। ठीक है, गन्ने से ही अपन को चीनी प्राप्त होती है। और जो रस होता है उसका क्या कर देते हैं? उबाल के उसका क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं शर्करा। क्या बोलते हैं? शर्करा।
फिर क्या हुआ, चीनी नाम क्या कर दिया, अलग से एक तत्व बना दिया, उसको चीनी बोल दिया। जैसे गुड़ होता है ना, ठीक है, गुड़िया शक्कर भी आती है, जो आधी गुड़ की तरह होती है, बिल्कुल चूरा, है ना। तो शर्करा के लिए आपको क्या खाना चाहिए, ब्राउन शुगर नहीं खानी है, वो एक अलग होती है, वो नशा होता है। जैसे कोकीन आता है, ड्रग्स वगैरह आती है ना, अमल हो गए, बहुत सारी चीजें आती है, उसमें ब्राउन शुगर भी आती है एक, ठीक है। हाँ, देख लो पीछे वालों को सब पता है, देख लो, ये श्रीलंका वाले, भूटान वाले, इनको सारी चीजों का पता है, कौन कौन सा नशे में क्या क्या आता है। तो शर्करा चाहिए तो आपको किससे चाहिएगी, आपको कोई भी मिठाई से आपको क्या मिल जाएगी, शर्करा, या आपको किससे प्राप्त हो जाएगी, जूस से। भाई बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का स्तर होता है, यदि ग्लूकोज का स्तर 100 के समथिंग है, ठीक है, तो आपके शुगर नहीं है। यदि ग्लूकोज का स्तर 100 से डाउन हो गया, 60 पे आ गया, तो काम खराब है, और ज्यादा हो गया तो भी काम क्या है, खराब है। यदि हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कुछ लोगों को शौक होता है मीठा खाने का, तो वो मीठा खा रहे हैं और उसके बदले में काम नहीं कर रहे, तो वो पचेगा नहीं, तो वो स्टोर होता रहेगा, तो और हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हम रोग का नाम आ जाएगा डायबिटीज। क्या आ जाएगा, डायबिटीज। और इसको दूसरा नाम है मधुमेह। क्या नाम है, मधुमेह। और तीसरा नाम है शुगर। क्या नाम है, शुगर। शुगर हो जाएगा, फिर वैसे मरोगे। अब किसी को ये है कि कम शुगर खाता है, बिल्कुल ही शुगर नहीं खाता, मतलब शुगर सबके अंदर होती है, आप आटा भी खाते हो तो आटे के अंदर भी शुगर है, फिर किससे होती है। आजकल आनुवांशिक भी होने लग गए दो चीजें, ठीक है, आनुवांशिक भी होने लग गए, लेकिन आपका यदि खान पान अच्छा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज हो गया और कैंसर हो गया, दोनों आजकल आनुवांशिक भी आने लग गए, केस आ रहे हैं इसके आनुवांशिक। दो रोग ऐसे हैं जो आनुवांशिक में अभी बुकों में तो नहीं आया, लेकिन रिसर्च में आ चुका है। बुकों में तो पता नहीं कब आएगा, ऑथेंटिक जो एनसीईआरटी की बुक है, लेकिन क्या होने लग गई, आनुवांशिक भी होने लग गए। तो आप जूस वगैरह खाते हो, मिठाई वगैरह लेते हो, तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है, हमारी बॉडी को शर्करा प्राप्त होती है। और आपको प्रोटीन खाना है, क्या खाना है, प्रोटीन खाना है, तो क्या क्या लोगे आप, दाल, मशरूम, और हाँ, तो दाल में आ गई ना सोयाबीन, और नॉन वेज, ठीक है। अंडे के अंदर प्रोटीन भी होता है और वसा भी होती है, ठीक है। जो अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है ना, उसके अंदर वसा होती है, अंडे के अंदर सफेद वाले भाग में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और अंडे की जो खोली होती है, बाहर का जो सफेद कवर होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कार्बोनेट का। यदि किसी के कैल्शियम की कमी है तो अंडे लाओ, उनके अंडे के छिलके खाओ। दूध नहीं पिया जाता है तो आप क्या करना है, अंडे के छिलके खाने हैं, ठीक है। या तो दूध पियो, दूध के साथ गुड़ खाओ, तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और ये कमी ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है ना। तो महिलाओं को 1 लीटर दूध रोज का पीना चाहिए कम से कम। पीती है क्या, दूध पीती है, फिर ब्लैक टी। एक मैं कोचिंग कर रहा था, तो एक लड़की बोली थी मैं तो ब्लैक टी की ग्रीन टी पीती हूँ। मैं क्यों, कहते इससे कलर साफ होता है। अरे मैं, काली का क्या कलर साफ होगा, पहले ही काली है। मैं मेकअप करने से कुछ देर की मन को शांति होती है, लेकिन जो मेकअप है, फिल्टर है, वो उतरने के बाद में तो जो आपका शरीर है वो वैसा का वैसा रहेगा, नहीं रहेगा, है कि नहीं है। तो मन को क्या है, थोड़ी देर की शांति देनी है तो मेकअप किया करो। और एक मन में के अंदर ही समझा लोगे आप, ठीक है, मन को ही समझा लो कि भाई भगवान ने जो बना दिया वैसे बढ़िया है अपन। और ये सोचते हो रंग रूप निखार, ये क्रीमों से नहीं आएंगे, ये खाने से आएंगे। सबसे ज्यादा आपको खाना है विटामिन सी। जितने खट्टे फल होते हैं,
मौसम के हिसाब से वो खाओ आप। ठीक है, जितने खा सको उतने खाओ, आपके चेहरे पे ग्लो अलग ही आ जाएगा। देख, फिर अपन बात करते हैं वसा की। किसकी बात करते हैं? वसा की। वसा अपन उससे को किससे प्राप्त होती है? तेल से। और किससे प्राप्त होती है? घी से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं खनिज तत्व। किसकी बात करते हैं? खनिज तत्व की, कि हमें कौन कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है। तो खनिज तत्व की बात करेंगे अपन। एक आता है सोडियम। कौन सा आता है? सोडियम। एक आता है पोटेशियम। ठीक है, तो ये हमारे दोनों माइंड के लिए अच्छे होते हैं। किसके लिए अच्छे होते हैं? माइंड के लिए। यदि किसी की ऐसे लगता हो याददाश्त कमजोर है, या किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट है, तो उसको नमक खाना चाहिए। ठीक है, और केला खाओ, तो केले के अंदर क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। और केले के छिलके के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाएगा? याद करो, कुछ पढ़ाया था मैंने। एक तो उबालने का बताया था और एक काटने का बताया था मैंने। उबालने पर कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है और काटने पर। ठीक है, तो अपन कोई भी कुछ खाना खा रहे हैं ना, मतलब कोई भी सब्जी है, फल फ्रूट है, उसको उबालते हैं, तो उबालने से उसका विटामिन सी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और आप किसी भी, आप ला रहे हो, सेव ला रहे हो, तो सेव को छीलते हो। खीरा ला रहे हो तो उसको छीलते हो, तो छीलने से उसका विटामिन बी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ज्यादातर महिपाल छिलके खाया कर। ठीक है, भरपूर मात्रा में तेरे को क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। अरे मैं फल की बात कर रहा हूँ, सब्जियों की बात कर रहा हूँ। अरे तो मैं बैठा हूं ना एक्स्ट्रा बताने के लिए। हम्म? देख ले, देख ले, देख, वो कहना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे इसकी जिंदगी डिस्टर्ब है, तू क्लास की बात कर रहा है। और क्या चाहिए अपन को? विटामिन चाहिए। कौन से? ठीक है, ये चार विटामिन है। ये तो होती है वसा में घुलनशील, और ये किस में होती है? जल में घुलनशील। हाँ भाई, उतार लो इसको ना। हम्म, सोडियम। के का मतलब पोटेशियम। ये क्या केमिस्ट्री में चलेगा, जिस वजह से मैं नहीं बता रहा ना, कि अपन को जैसे एक कोबाल्ट धातु आती है विटामिन बी 12 के अंदर, तो वो भी अपन को लेनी पड़ती है। जैसे पालक खाते हो, ठीक है, तो उनके अंदर प्राप्त होते हैं। अरे आवाज नहीं। हाँ, महिपाल चुपचाप बैठे है, क्या चक्कर है महिपाल? हम्म, क्या कह रहा है? अरे कोई टोनिक वोनिक तो नहीं देते तेरे को किसी ने? हम्म? अरे कोई लड़ा थोड़ी तेरे से? फिर ऐसे चुपचाप कैसे बैठा है ऐसे आज? हाँ, यार देखो, लोगों की जिंदगी में अलग अलग कारण होते हैं। किसी का मानसिक कारण होता है, किसी का शारीरिक कारण होता है, किसी का संवेदात्मक कारण होता है। कारण 50 हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी। वो कहते हैं ना, कोई लाने के लिए रो रहा है, कोई लाके रो रहा है। रोएंगे तो सब, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक अपलोड है जिसका अपडेट अभी तक हुआ नहीं है। हम्म?
बढ़िया सी कॉपी बना लेना, पूरी कॉपी भरेगी 100 रुपए वाली, ये ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि अच्छे से साइंस चलेगी ना, तो इस चाहे 5 महीने लगे 6 महीने लगे, पूरी डीपली साइंस कराऊंगा। क्या तीनों होएंगी, फिजिक्स भी होएगी, केमिस्ट्री होएगी, पर एक एक सब्जेक्ट होने के बाद में। किसका? हाँ भाई, हो गया ये क्या? हेडिंग डालो श्वसन तंत्र। वो हेडिंग क्या यार, वो श्वसन क्रिया। अरे पहले इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन से तुम में से, और कौन है? अरे महिपाल, तेरा तो कोई मीडियम ही नहीं है। तेरा मीडियम ही नहीं है, तू तो जो पढ़ रहा है पढ़ लिया कर, ठीक है? अरे वो तेरे क्या, वो उसकी वो दे दूंगा ना, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज। ठीक है, श्वसन क्रिया। सबसे पहले ये बताओ श्वसन क्रिया होती क्या है? हम्म? अरे सांस लेना, सांस लेना। कौन सा सांस लेते हो? ये वाला सांस? हाँ, अरे सांस ही लेते हो, ससुर भी ले लिया करो कभी। हाँ, अच्छा। गैसों का आदान प्रदान, और कुछ? ऑक्सीजन। अरे मैं बढ़िया के लिए नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं तुमसे श्वसन क्रिया के बारे में, ठीक है? क्या होती है श्वसन क्रिया? जो आप सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, उसको बोलते हैं स्वातन। क्या बोलते हैं? स्वातन। तो सांस अंदर लेना और बाहर लेना क्या कहलाता है? अरे पीछे से आवाजें कम कर दो ना। यह है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का भाग है ना। अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट है ना, ये खत्म होने के बाद में वो स्टार्ट करेंगे। अरे आवाज क्यों हो रही है? अरे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो तो मेरे को बताओ ना, तन मन धन से सहायता करूंगा, ठीक है? तो ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, C6H12O6। जब इस ग्लूकोज से आपकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की, किसकी रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन की। तो क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस? CO2। और क्या बनता है? जल बनता है। और ATP के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। इस क्रिया को बोलते हैं श्वसन क्रिया। क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। भाई आपने कुछ भी खाया है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, अपन वसा से और जो प्रोटीन होता है उससे भी हमारे क्या होता है कि बॉडी में जाने के बाद में ग्लूकोज, उसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होती है? परिवर्तित होती है, ठीक है? तो जो हमारा ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर पहले से है, तो फिर आप क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो। क्या लेते हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद में ये किसको बाहर निकाल देता है? CO2 गैस को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और आप लेते किसके अंदर हो? O2 को। तो CO2 गैस को, इसका पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसका फॉर्मूला है? जल का। अब यहां पे बात करते हैं ATP की। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है ना,
अपन ने जो भी खाया है उससे ऊर्जा बन रही है, उसको किस में मापते हैं? एटीपी में। किस में मापते हैं? एटीपी में। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और एक बार आप श्वसन क्रिया करते हो तो कितनी एनर्जी बढ़ती है? 38 एटीपी। कितनी एटीपी बढ़ती है? 38 एटीपी। आप क्या करते हो? एक बार श्वसन क्रिया करते हो उस समय कितनी एनर्जी बनाते हो? 38 एटीपी। और 38 एटीपी की बात करें अपन तो इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1292 किलो जूल ऊर्जा हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। 92 किलो जूल। तो ये क्रिया होती है, ये क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया। ठीक है, सांस अंदर ले रहे हो छोड़ रहे हो उसको बोलते हैं स्वातन। क्या कहते हैं? स्वातन। इसे क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। क्या कहते हैं? श्वसन क्रिया। उतारो इसको। अब यदि इसको संतुलित करते हैं ना इस रिएक्शन को, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं? 6 लगा देते हैं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है? संतुलित हो जाती है। अरे एटीपी ऊर्जा का नाम है, कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है वो। क्या अलग अलग तो होंगी? तो एक तू है एक तेरा भाई है, तो दोनों अलग अलग होंगे ना। भाई प्रोडक्ट एक फैक्ट्री का हो तो क्या हुआ? पर है तो अलग अलग ही। काम वही करेगा। तो मैं कौन सी मजाक कर रहा हूँ? तो इनको मजाक लगता है। देख ले। अरे हाँ, अरे तुम, अरे चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बहन जी आप कोई बात नहीं। घबराओ मत है ना। ठीक है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, मैं मानता हूँ। बाकी जानते हो मैं भी कितना समझदार हूँ और तुम। क्योंकि मैं किसी से इस वजह से नहीं कहना चाहता।
फिर चलता है श्वसन क्रिया क्या होती है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की रिएक्शन किससे होगी, हमारी ऑक्सीजन से। जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। CO2 को अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। और ATP के रूप में हमारे शरीर से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एक बार आप श्वसन क्रिया करते हो तो उसमें 38 ATP की क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। और इस ATP को बोलते हैं मानव शरीर की मुद्रा। क्या बोलते हैं, मानव शरीर की मुद्रा। मुद्रा का मतलब, जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। तो हमारे शरीर की मुद्रा क्या है, ATP। क्या है, ATP। उतार लिया इसको, लिखो। इसकी परिभाषा लिखो। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 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 तब CO2 गैस बाहर निकलती है, तब CO2 गैस बाहर निकलती है, तब CO2 गैस बाहर निकलती है, एवं जल व ऊर्जा का निर्माण होता है, एवं जल व ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। एवं जल व ऊर्जा का निर्माण होता है, इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। तो ये चैप्टर, ये छोटी छोटी बातें इस वजह से बता रहा हूं, आगे जाके इनके क्या चलेंगे, हमारे चैप्टर चलेंगे। जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन है, ये अपन को पता ही नहीं होगा कि इन वर्डों का मतलब क्या है, तो अपन को क्या होगा, पता ही नहीं रहेगा। तो पहले बेसिक तैयार करना पड़ेगा आपका। इस वजह से मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ आपके शुरुआत के, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। मैं एक एक लाइन भी करा के छोड़ सकता था इनकी, ठीक है, मैंने श्वसन क्रिया लिखा दी, छोड़ दी, ऐसे भी करा सकता था। मैं क्यों अभी इसके कराने के चक्कर में, फुल कराने के चक्कर में 3 दिन की क्लास जा रही है, और ये चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म होगा लगभग 4 या 5 दिन में। अब इस हिसाब से तो मैं चाहता तो एक क्लास में भी, मैं यूट्यूब पे देख लेना, एक क्लास में भी शॉर्ट में करवाया हुआ है, तो पढ़ा रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ ना। दूसरा लिखो, ATP को मानव शरीर की मुद्रा कहते हैं। ATP को मानव शरीर की क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ATP की फुल फॉर्म लिख लेना, बहुत बार पूछी जा चुकी है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। यदि इसकी जगह D आ जाए, ADP, क्या आ जाए, ADP, इसकी फुल फॉर्म ये भी क्या होती है, हमारी ऊर्जा होती है। इसका क्या होता है, एडिनोसिन डाईफास्फेट। साइंस के अंदर एक का मतलब होता है मोनो, एक का मतलब क्या होता है, मोनो। 2 का मतलब होता है डाई, 3 का मतलब होता है ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा, 7 का मतलब हेप्टा, 8 का मतलब ओक्टा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो जहां पे एक आ रहा है तो उसका मतलब है मोनो। क्या मतलब है, मोनो। 2 का मतलब डाई, तो डाई को किससे लिखेंगे, डी से। किससे लिखेंगे, डी से। और ट्राई को किससे लिखेंगे, टी से। तो यहाँ पर टी आया है तो इसका मतलब क्या है, ATP। क्या है, ट्राई आया है। और कहीं पे यदि डी आ जाए तो उसका मतलब क्या है, डाई। ठीक है, तो ये भी एक ऊर्जा का ही प्रकार होता है, जो आपके खैर सिलेबस से बाहर है, वो काम नहीं आता है आपके, है ना। ऊर्जा फटते हैं ना, तो ऊर्जा टूटती है, तो डाई में भी टूटती है और बढ़ती भी है आगे। तो लेकिन अपने मानव शरीर के अंदर कौन सी ऊर्जा आती है, ATP। कौन सी आती है, ATP। ठीक है, आगे लिखो उत्सर्जन। ये हो गया सबका, चलो उत्सर्जन। हमारे शरीर में क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं।
यदि इन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाले ना, तो हमारे शरीर के जो अंग है उनको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब आप बाथरूम करने जाते हैं तो हमारे बाथरूम में क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 NH2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। इसके अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या करती है कि हमारे शरीर के अंदर ये अपशिष्ट पदार्थ है तो क्या कर लग जाती है, जो हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यदि आपको बाथरूम लग रही है और आप बाथरूम जा नहीं रहे, और 150 ml बाथरूम हमारे जो आते ही क्या हो जाता है, हमको फीलिंग आने लग जाती है कि हमें बाथरूम लग रही है। और स्टोरेज कितना होता है, पुरुष के अंदर तो 700 से 800 ml का होता है, महिलाओं के अंदर 400 से 500 ml का होता है। इससे ज्यादा आप बाथरूम को स्टोर नहीं कर सकते। अब रात में क्या होता है कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, जैसे अब बाथरूम करने जाते ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो बाथरूम वहीं पे जमने लग जाएगा। बाथरूम के अंदर जो यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये सारी चीजें वहां पे जमने लग जाएगी। और जमते जमते धीरे धीरे आपकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, उस ग्रंथि का आकार क्या कर देगी, कम कर देगी। जिससे प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार के कम होने से क्या होगा, एक तो आपको बाथरूम बार बार जाना पड़ेगा, और जो पूरा मूत्राशय है वो खाली नहीं होगा। इससे समस्या हो जाती है। रात में जब भी बाथरूम लगे तो रोकना नहीं है, जाके आओ। वो जमेगा, यूरिक एसिड है वो जम जाएगा, तो वहां के अंग क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो अंगों को क्या कर देती है, नुकसान करता है। इस वजह से इनको क्या होता है कि शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो नाइट्रोजन युक्त कैसे हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और जिन अंगों की सहायता से आप उत्सर्जन करते हैं उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का। और जो आप बाथरूम के अंदर जाते हो और वो खुशबू सूंघते रहते हो थोड़ी देर तक, वो किसकी गंध है, अमोनिया की। किसकी गंध है, अमोनिया की। जो भी पब्लिक टॉयलेट होते हैं उन पे जाके इतनी भयंकर तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक है, तो किसकी होती है, अमोनिया की। और अमोनिया भी कैसा है, नाइट्रोजन युक्त। कैसा है, नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, कल इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी, कल ये हो जाएगा ना।